तुर्की के दौरे पर आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए हैं 2 दिन के लिए। अब इस विजिट का मकसद एक तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको दोबारा से रिवाइटलाइज करना तुर्की के साथ। तो निश्चित रूप से ये भारतीय महाद्वीप के लिए भी एक तरह से कहिए यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट माना जाएगा। दोनों देश R4 डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के मेंबर्स भी हैं। इस फ्रेमवर्क का मार्च में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने क्षेत्रीय संकटों पर आपसी तालमेल बिठाने के लिए शुरू किया था। क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया गया था, तो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड थी। कि तुर्की और पाकिस्तान के भी डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रही है कि कुछ फ्रेश डिफेंस डील हो सकती है। उधर अमेरिका और तुर्की के बीच भी आपको याद होगा 2 दिन पहले खबरें आई कि तुर्की और अमेरिका के बीच भी डिफेंस डील को लेकर बातचीत हो रही है। बिकॉज अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो तुर्की गए हैं, तो एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या इस चीज़ के कोई चांसेस हैं कि पाकिस्तान दोबारा T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो डील है उसकी तरफ जा सकता है। हाल ही में तुर्की के थल सेना प्रमुख जनरल मैटिन टोकेल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत की थी। अब आसिम मुनीर की यात्रा को उसी कड़ी का विस्तार माना जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस सहयोग पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। तुर्की के साथ सैन्य समझौते भी कर रहा है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्की दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। आसिम मुनीर 2 दिवसीय यात्रा पर अंकारा पहुंचे हैं, जहां उनकी तुर्की के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है और यमन में ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों तथा सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेज होने की खबरें हैं। हाल ही में तुर्की के थल सेना प्रमुख जनरल मैटिन टोकेल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत की थी। अब आसिम मुनीर की यात्रा को उसी कड़ी का विस्तार माना जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यदि इलाके में संघर्ष और बढ़ता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। हालांकि अभी तक पाकिस्तान या तुर्की की ओर से ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होगा या उसका कोई विशेष सैन्य प्लेटफॉर्म तैनात किया जाएगा। आसिम मुनीर की यह यात्रा तुर्की के थल सेना के कमांडर जनरल मैटिन टोकेल की पाकिस्तान यात्रा के 1 महीने बाद है। जनरल टोकेल ने मुनीर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देश R4 डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के मेंबर्स भी हैं। इस फ्रेमवर्क का मार्च में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने क्षेत्रीय संकटों पर आपसी तालमेल बिठाने के लिए शुरू किया था। डॉक्टर अजिताभ जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। तुर्की पाकिस्तान का रिलेशनशिप और R4 का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से ईरान और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसको अफेक्ट करेगा सर? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा अमित जी। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन खास करके रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पुराने हैं और गहरे हैं। एक तरफ अगर याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन, चूंकि तुर्की का ड्रोन काफी उन्नत किस्म का माना जाता है, तो पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से सहायता की थी, ड्रोन देके सहायता की थी। तो एक तरफ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये एक मैं समझता हूं खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ अगर खाड़ी के देशों और मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहां भी जो इस्लामिक नेटो का एक कंसेप्ट है, और पाकिस्तान पहले से सऊदी अरब के साथ रक्षा के एक अपने गठबंधन में वो है और कोशिश कर रहा है कि तुर्की को भी उसमें शामिल किया जाए। और इनफैक्ट उसकी जो एक मंशा ये है कि आगे वो इस्लामिक नेटो जैसा कुछ बनाने, जैसे नेटो यूरोप में है वैसा कुछ यहाँ भी इस्लामिक नेटो का एक रूप दिया जाए और सुरक्षा को और गहरा किया जाए। इस्लाम के नाम पे ये सारी कवायद चल रही है। तो मुझे लगता है ये दौरा उस मामले में भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसी भी बातें हैं कि शायद उसमें ईरान को भी कोशिश की जाएगी शामिल करने की। तो ये अमेरिका के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, नेटो के लिए भी एक, मुझे लगता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान जो अपना डबल गेम खेल रहा है और दोहरा चरित्र निभा रहा है, उस पे नजर रखने की जरूरत है। चीन के साथ उसके साठगांठ है, अब वो तुर्की के साथ इस तरह के और बढ़ाने की कोशिश में है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय महाद्वीप के लिए भी एक तरह से कहिए यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट माना जाएगा और दूसरी तरफ खाड़ी और मिडिल ईस्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं मानता हूँ जी। अजिताभ जी, एक बहुत क्रूशियल बात यह भी है
कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ है जिसके तहत सऊदी पर अगर हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी के बीच। ये जो डिफेंस करार हुआ है दोनों देशों के बीच, ईरान ने इतने हमले किए सऊदी अरब पर, तब पाकिस्तान नहीं बोला। क्या अब ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्या पाकिस्तान पर दबाव है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सेनाएं खड़ी करे? देखिए, उसने पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी सऊदी में अपनी सेना को डिप्लॉय किया हुआ है, भले ही रक्षात्मक हो, वो अटैक की मुद्रा में ना हो, लेकिन उसने अपनी सहायता दी है। अपने जो कह लीजिए कि अपने फाइटर प्लेन्स को भी डिप्लॉय किया है, सैनिकों को भी डिप्लॉय किया है। ईरान के साथ खड़ा होने में एक तरह से, या ईरान के विरुद्ध खड़ा होने, वो पाकिस्तान 4 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत लंबी सीमा ईरान के साथ लगती है। वैसे में पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ सकती है, और ऐसे मुद्दे में खास करके जब शिया समुदाय जो ईरान में सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान की सेना में भी 20% से ज्यादा शिया समुदाय के लोग हैं। अजीत, अभी एक बहुत क्रूशियल ये भी है कि तुर्की और पाकिस्तान के भी डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रही है कि कुछ फ्रेश डिफेंस डील हो सकती है। उधर अमेरिका और तुर्की के बीच भी, आपको याद होगा 2 दिन पहले खबरें आई कि तुर्की और अमेरिका के बीच भी डिफेंस डील को लेकर बातचीत हो रही है। ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश अमेरिका जरूर कर रहा है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं बहुत डरती हैं ईरान से, शायद इसलिए वो खुलकर डिप्लोमेटिक खेल हो नहीं पा रहा है वहां पर। देखिए अमित जी, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। ये इतना जटिल इशू है कि एक तरफ अमेरिका तो हथियार बेचता है, हथियार बेच के वो कमाना चाहता है। कहीं भी अमेरिका गया है, आज ईरान में भी युद्ध हो रहा है, उसके पीछे देखिए उसके कितने हथियार बिक रहे हैं। एक तरफ वो खाड़ी के देशों को हथियार बिक रहा है, दूसरी तरफ वो तुर्की को हथियार बेचने की फिराक में है, और इजराइल को बेच रहा है। तो उसका, अमेरिका का एकमात्र जो उद्देश्य है वो वहां पे व्यापार को बढ़ाना, अपने कंपनीज को फायदा पहुंचाना, और इसीलिए वो हर जगह जाता है। चाहे तो वहां के संसाधन, जैसे उसने वेनेजुएला में किया, ईरान में भी उसकी कवायद अल्टीमेटली वही है कि यहाँ के ऑयल गैस ठिकानों पे उसका कब्जा हो जाए, जो होने से रहा। तो उसका मेन होता है कि अपने कंपनीज को, अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सुरक्षा रक्षा के नाम पे हो, वो अपने फायदे के लिए तुर्की से भी। जबकि मेरा मानना है कि अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस टाइम के ऊपर तुर्की के काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट विजिट के ऊपर हैं। 2 दिन का ये उनका ऑफिशियल विजिट है, जहां पर पहले फेज में जो तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनसे उन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को होल्ड किया, और इसी विजिट के सेकेंड फेज में यहाँ पर वो तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट लीडरशिप है उसके साथ मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो कंटिजेंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तुर्की गया है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो इस पूरे विजिट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब इस विजिट का मकसद एक तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको दोबारा से रिवाइटलाइज करना तुर्की के साथ, यानी कि तुर्किश मिलिट्री के साथ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर बातचीत करना, मिलिट्री टू मिलिट्री जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करना, और जो रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं पाकिस्तान मिलिट्री और तुर्किश मिलिट्री के दरमियान, उनका एक जायजा लेना, उनको इंक्रीज करने की तरफ जो स्टेप्स हैं उनको उठाना। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे विजिट से रिलेटेड पाकिस्तान और तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपना अपना जो उनका रेस्पेक्टिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डिफेंस इकोनॉमी है, उसको बनाने की तरफ काम कर रही हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कस्टमर है, बल्कि यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रेगुलरली पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान उनको कैरी आउट किया जाता है। स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स, नेस्टेप और ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पर कोलैबोरेट करते हैं, और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ये दोनों कंट्रीज इस टाइम के ऊपर मिलकर काम कर रही हैं। अभी पिछले वीक में हमने एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर बात की थी, जहां पर तुर्की की तरफ से उनका जो साइपर या फिर सिफर एयर डिफेंस सिस्टम है, उस एयर डिफेंस सिस्टम का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर एक लोकलाइज्ड वर्जन है जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बनाया जाएगा, उसको पाकिस्तान को ऑफर किया गया था। और यहाँ पर क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया गया था, तो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड थी, और जो यहाँ पर इवैल्यूएशन का फेज है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये तुर्की से आ रही हैं कि ऐसी जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान और तुर्किश मिलिट्री के दरमियान इस टाइम के ऊपर हो रही है। तो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या हैं और किस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ये TOT प्रोजेक्ट के तौर पर यूजफुल हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री इस एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर करने की तरफ बढ़ती है, क्योंकि
क्योंकि इसका हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, तो किस मिलिट्री ब्रांच के अंदर ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको शामिल किया जाएगा। क्या यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि पहले से HQ-9BE जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करती है वो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सर्विस में शामिल करेंगे, या फिर पाकिस्तान आर्मी इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा सेंस बनाते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर कोई कंक्रीट स्टेप जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस डोमेन में उठाया जाए, तो ये देखना जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी एक और पॉइंट जिसके ऊपर एक क्लैरिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो तुर्की गए हैं, तो एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या इस चीज के कोई चांसेस हैं कि पाकिस्तान दोबारा T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो डील है उसकी तरफ जा सकता है। तो इसमें अगेन यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जो एक मेन मसला है T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के साथ वो उसका अमेरिकन इंजन है, जिसकी वजह से ओरिजिनली इन हेलीकॉप्टर्स की जो डील है पाकिस्तान आर्मी के लिए वो नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में क्योंकि तुर्की की तरफ से अपना एक हेलीकॉप्टर इंजन स्टार्ट किया गया था, उसका जो प्रोजेक्ट है उन्होंने इनिशिएट किया, TS-1400 नाम से ये एक टर्बो शाफ्ट इंजन था जो कि तुर्की का जो अमेरिकन इंजन वाला ऑप्शन है उसको रिप्लेस करता और इनको अलाउ करता अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस इंजन को लेकर लोगों में दोबारा उम्मीद जाग गई कि हो सकता है दोबारा से पाकिस्तान को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो मिल गए, और पास में भी हम इसके ऊपर काफी बात कर चुके हैं। अभी की सिचुएशन क्या है कि अभी तक वो जो TS-1400 इंजन है जो तुर्की का इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंजन है वो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाया। इस इंजन को उन्होंने अपने गोकबे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ तो इंटीग्रेट कर दिया, उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो गया, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर के साथ यानी कि T-129 के साथ इसका अभी कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, उसको इंटीग्रेट नहीं किया गया। और इवन आज भी तुर्की इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो कम से कम 3 से 4 साल का टाइम जो है इस इंजन को T-129 के साथ सर्टिफाई होने के अंदर लग जाएगा। और ये 3 से 4 साल का टाइम ऐसा है जो कि पाकिस्तान आर्मी अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती। Z-10ME के साथ जुड़े रहना और उनकी जो टाइलेंट टेस्टिंग है उनको कंप्लीट करके उनका एक बल्क में ऑर्डर प्लेस करना पाकिस्तान आर्मी के लिए ये चीज जो है वो काफी ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि एक यहाँ पर Z-10ME जो है वो कैपेबल प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म है। इसके साथ आपको यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती, और चाइना के पास यहाँ पर कैपेबिलिटी है कि वंस हम Z-10ME के जो लार्जर ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस करते हैं तो वो बहुत जल्दी इनके जो बड़े नंबर्स है पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर कर सकते हैं। तो जब तक यहाँ पर सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, यूएस की तरफ से अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको खत्म नहीं किया जाता, तब तक हमारे लिए जो ऑप्शन है वो Z-10ME है और उसी के साथ हम फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे।